नमस्कार। हमारे अपने चैनल राजस्थान का इतिहास एवं विरासत में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिज्ञासु मित्रों, राजस्थान की ये मरुभूमि में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया है और उन्होंने इस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो विश्व में आश्चर्यचकित करने वालों में से प्रथम श्रेणी में आते हैं। यहाँ सिर कटने के बाद भी, घायल होने के बाद भी यहाँ के योद्धाओं ने दुश्मनों का संहार किया और इस भाव को राजस्थानी भाषा के एक कवि ने एक दोहे के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। केसर नह निपजे अठे, न हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांबना, इण धरती उपजंत। केसर नह निपजे अठे, न हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांबना, इण धरती उपजंत। यहाँ केसर की क्यारियां नहीं है, हीरों की खान नहीं है, लेकिन इस भूमि, इस वीर प्रसूता ने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया है जिन्होंने आश्चर्यचकित करने वाले करते किए हैं, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और उनमें से एक नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। सगत सिंह जी का जन्म चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के कुसुमदेशर गांव में हुआ 14 जुलाई 1919 को। जी हाँ, 14 जुलाई 1919 को वह दिन था जहां एक वीर योद्धा ने जन्म लिया। इनके पिता बृजपाल सिंह बीकानेर की सेना में अधिकारी थे। सैनिक पिता के बहादुर पुत्र ने युवा अवस्था में ही 1938 में बीकानेर की फौज में अपना स्थान बनाया। 1947 के बाद बीकानेर की फौज का विलय भारतीय सेना में हुआ और सगत सिंह जी साहब को गोरखा राइफल्स का नेतृत्व दिया गया। देशी रियासतों के सहयोग से जनभावना के अनुसार भारत गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, विश्व में एक छवि बनाई। लेकिन एक टीस भारतीय नेतृत्व को हमेशा सालती रहती थी, तंग करती रहती थी, और वह ये थी कि गोवा द्वीप के ऊपर पुर्तगाल का अधिकार है। भारतीय नेतृत्व ने, सैन्य नेतृत्व ने पुर्तगाल के ऊपर अधिकार करने के लिए सगत सिंह जी साहब को तैनात किया। उन्हें इस मुहिम का नेतृत्व सौंपा। पणजी में प्रवेश करके इस द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धा ने अपने अनुभव के आधार पर पणजी में प्रवेश किया और पणजी में प्रवेश कर मात्र 40 घंटे में गोवा द्वीप को मुक्त करा लिया। आश्चर्यचकित बात है, 40 घंटे में पुर्तगाल की सेना को वहां से भगाने के लिए उन्हें परास्त कर दिया, उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। और बौखलाए हुए पुर्तगाल ने बहुत ही एक हास्यास्पद आदेश जारी किया कि सगत सिंह जी को कोई पकड़ करके लाता है तो हम उन्हें इनाम देंगे। और यह बात प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिका और अन्य देशों में पहुंची तो वहां सगत सिंह जी को बहुत बड़ा सैनिक हीरो माना गया। युद्ध के बाद, गोवा की मुक्ति के बाद सगत सिंह जी वहां जनसंपर्क में आए, इतने लोकप्रिय हुए कि वहां की जनता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को सगत सिंह जी को और अधिक समय तक रहने के लिए निवेदन किया। सगत सिंह जी वहां लंबे समय तक रहे और वहां एक सुशासन व्यवस्था इस योद्धा ने कर दी। दूसरी घटना, जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध, वो था दूसरा जो संघर्ष का पीरियड था, हिंदी चीनी भाई भाई। हम सब जानते हैं ये नारा बहुत पुराना है, और लेकिन इस ऑपरेशन गोवा के ऑपरेशन विजय के बाद जब भारत की प्रतिष्ठा शिखर पर थी, उस समय लॉर्ड रेगन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और इस नारे की ओट में उसने विश्वासघात में 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत को बड़ी क्षति हुई। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन अब भी चीन का
यह प्रयास बराबर भारतीय क्षेत्र में घुसने का रहा। 1967 में भारतीय क्षेत्र पर चीनी सेना ने घुसपैठ की तो गोवा के उस प्रतिष्ठित योद्धा को पुनः भारतीय सेना ने वहां डिवीजन कमांडर के रूप में नियुक्त किया। भारतीय सेना आगे बढ़ी और भारतीय सेना का उत्साह देख करके, प्रहार देख करके चीनी सैनिक अपने मृत साथियों को लेकर के क्षेत्र को खाली करने लगे। कुछ ही क्षेत्र खाली किया था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से युद्ध रोकने का संदेश आया और जब दिल्ली से समाचार पहुंचा डिवीजन कमांडर सगत सिंह साहब के पास कि अब आगे नहीं बढ़ना है, तो सगत सिंह साहब ने अपने सैनिकों की एक मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हम अब पीछे नहीं हटने वाले। जिनको राजनीतिक कार्रवाई का डर है, जिनको नुकसान होने का डर है, वो हमारा साथ छोड़ सकते हैं। भारत की 1 इंच भूमि भी हम दुश्मन के कब्जे में नहीं रहने देंगे। और ये जो सिक्किम का क्षेत्र था, जो इतना महत्वपूर्ण था, जो उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर चीन अपनी निगरानी रखना चाहता था, भारत में हस्तक्षेप करना चाहता था, सगत सिंह साहब ने मध्यम दूरी की तोपों के सहारे से इस क्षेत्र को विजित किया। नाथुला के ऊपर जाके भारतीय तिरंगा फहराया और बड़ी शान से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के तहत वहां नाथुला की चोटी के ऊपर सगत सिंह साहब की मूर्ति शोभायमान है। 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की वहां की मूर्ति विदेशों तक चर्चा का विषय। एक अंतिम और तीसरा युद्ध, यानी 6 युद्धों में से 3 महत्वपूर्ण युद्ध। तीसरा मोर्चा हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1905 में, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंग भंग को भारतीय भूले नहीं थे और इसी बंग भंग के कारण पूर्वी बंगाल 1947 के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया और पाकिस्तान अपनी तुच्छ हरकतें इस क्षेत्र के माध्यम से, यानी वर्तमान बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी बंगाल के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा और उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह साहब को वहां के लिए प्रस्थान किया गया। भारतीय क्षेत्र से, बांग्लादेश की सीमा से पूर्वी पाकिस्तान की जनभावना के अनुसार वहां भारतीय सेना तैनात हुई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के बढ़ते हुए दबाव के कारण मेघना नदी जो पर एक पुल था, वह पुल वर्तमान बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी बंगाल और भारत के बीच में एक सेतु था। जब भारतीय सेना आगे बढ़ी तो पाकिस्तानी सेना ने उस पुल को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, ताकि भारतीय सेना आगे नहीं बढ़े और पाकिस्तान की सेना अपनी व्यूह रचना करे। लेकिन सगत सिंह साहब ने बिना समय गंवाए, यानी किसी कवि के उस दोहे को मैं दोहराना चाहूंगा कि सूर न पूछे टिपणों, सुकन न देखे सूर, मरणानु मंगल गिने, समर चढ़े मुख नूर, का सूर न पूछे टिपणों और सुकन न देखे सूर, मरणानु मंगल गिने, समर चढ़े मुख नूर। और किसी सूरवीर योद्धा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। भारतीय सेना के सक्षम नेतृत्व के पूर्व आदेश के बिना 9 हेलीकॉप्टरों से 60 उड़ानें भर के अग्रिम पंक्ति को मेघना के उस पार उतार दिया लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह साहब ने और जाकर के पाकिस्तानी सेना के सामने मोर्चा लिया। जब तक पुल का मरम्मत हुई और पूरी सेना पहुंची तो पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया और इस प्रकार के इस संघर्ष में, इस विकट युद्ध में, इस खतरे वाले युद्ध की जब जानकारी भारतीय जनरल जगदीप सिंह अरोड़ा को ही, तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को पीछे हटाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 1 लाख सेना सामने पड़ी है, इसलिए हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। लेकिन 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 2 टूक में कह दिया कि जो लौटना चाहे आप लौटोगे तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा।
मैं लौटना नहीं जानता, मैं आगे बढ़ना जानता हूं। और पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया। हेलीकॉप्टर से स्वयं सग सिंह जी साहब निरीक्षण करते थे। एक उच्च अधिकारी इस प्रकार का खतरा मोल लेकर के इस प्रकार का निरीक्षण करे, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। और उसे निरीक्षण के दौरान वो घायल हो गए। और जब देखा गया तो उनके हेलीकॉप्टर पर 64 गोलियों के निशान थे। कितने? 64 गोलियों के निशान। और सग सिंह साहब का हौसला फिर भी है वो परास्त नहीं हुआ। वो बुलंद हौसला रखते हुए दूसरा हेलीकॉप्टर चेंज किया और पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर करके माइक से अनाउंसमेंट किया कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के द्वारा घेर ली गई है, या तो मरने को तैयार हो जाओ या आत्मसमर्पण कर दो। और पाकिस्तानी सेना की तरफ से सफेद झंडा लहराया गया और हथियार छोड़ दिए गए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर हो गए। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार जगदीप सिंह अरोड़ा ने ढाका पहुंचकर पाकिस्तान के जनरल नियाजी से समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। उस समय आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो चित्र हैं ये आपको दिखाई दे, इसमें जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सग सिंह जी नियाजी के पीछे खड़े हुए ध्यान लगाए हुए हैं कि ये अब समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और धूजते हुए हाथ से जनरल नियाजी ने हस्ताक्षर किए तो पाकिस्तानी अधिकारी बुरी तरह से रोए। मित्रों, पाकिस्तानी अधिकारी बुरी तरह से रोए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाके क्या मुंह दिखाएंगे, सग सिंह साहब ने तो हमें मिट्टी में मिला दिया। और 93,000 सेना एक विश्व का रिकॉर्ड था। विश्व के कई देशों के जनरलों ने सग सिंह साहब को बधाई संदेश भेजे। पाकिस्तान सेना के परास्त के बाद बांग्लादेश के निर्माण में बांग्लादेश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण देकर अपने सेना नायक की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इस प्रकार का एक अद्वितीय योद्धा, एक साहसी योद्धा, एक निर्णायक क्षमता वाले योद्धा ने है वो सन 2001 में इस संसार से विदा ली। आज चारों तरफ उस प्रेरणादायक योद्धा के स्टेचू लगाने, चूरू मुख्यालय के ऊपर, चूरू जिला मुख्यालय के ऊपर, खेल ग्राउंड का नाम है वो उनके नाम से करने पर स्टेचू लगाने के लिए नवयुवकों की आवाज उठ रही है। शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र के इस संगम स्थल के ऊपर महिलाएं और बुजुर्ग लालायित हैं कि कब उनकी स्टेचू लगे और कब उनके दर्शन किए जाए। उस महान योद्धा, जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला महान योद्धा के दर्शन हो और वह तो ये आवाज लोकसभा तक गूंजी। और लोकसभा अध्यक्ष 22 अप्रैल 2026 को इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचेंगे, राजस्थान सरकार पहुंचेगी और स्थानीय जनप्रिय लोक नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर के ऊपर हमें भी, यानी 22 अप्रैल 2026 को हमें भी जाकर के वहाँ उस महान योद्धा को दर्शन करने चाहिए। उस महान योद्धा को सैल्यूट